हाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है किससे? एक ऐसे कंसर्न से जिसमें इंडिविजुअल का क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल प्लस उसके रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो ऐसे रेम्यूनरेशन को क्लब किया जाएगा इंडिविजुअल के हाथ में ही। इसका एक्सेप्शन क्या देखा था अपन ने? टेक्निकली क्वालिफाइड है और उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन के कारण उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है फ्रॉम दैट कंसर्न, तो फिर क्लबिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ठीक है। और अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच रेम्यूनरेशन ज्यादा है उसके हाथ में क्लब होगा। और एक साल जिसके हाथ में क्लब हो गया, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उसी के हाथ में क्लब होगा। ठीक है, ये अपना प्रोविजन था। ओके, क्या तुम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस देखे? क्या समझ में आए तुम लोग को? तीनों बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन से वाले में लग रहा था इसमें? चलो, अब ये वाले पॉइंट में आते हैं अपन। 6114, income arising to spouse from an asset transferred without adequate consideration। ठीक है, यहाँ पर असेट ट्रांसफर हो रहा है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। एक पर्सन अपने स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन असेट ट्रांसफर कर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी को यहाँ पे नहीं रखा गया। ऐसा क्यों? हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा ही सेम प्रोविजन पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था वहां पे? हाँ, डीम्ड ओनरशिप वाला, कि अगर एक पर्सन अपने स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में घर ट्रांसफर करता है, तो घर से जो भी इनकम जनरेट होगी वो इंडिविजुअल के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, वो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी कवर्ड है हाउस प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी के अलावा जितने भी असेट्स है उनका कवर कर दिया, सेम प्रोविजन भाई, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मिस्टर जीपी है ना, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? कोई भी असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। किसको? मिसेस जीपी को। ठीक है, तो जो भी इनकम इस असेट से आएगी वो किसको रिसीव होगी? रिसीव होगी मिसेस जीपी के हाथ में, पर टैक्सेबल किसके हाथ में होगी? ठीक है, देखो, वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एन असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन स्पाउस टू द अदर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और अदरवाइज देन इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। लिव अपार्ट वाला पॉइंट वहां पर भी था कि अगर अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में घर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो फिर डीम्ड ओनर नहीं माना जाता है, ट्रांसफरर है ना, था। यहाँ पर भी यही है कि अगर अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में कोई एसेट ट्रांसफर हुआ है तो फिर यहाँ पर क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, वरना क्लबिंग हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, एनी इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी मतलब ये मिसेस जीपी, spouse from the transferred asset either directly indirectly shall be included in the total income of the transferor। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 27 में डील कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे कवर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इनकम फ्रॉम असर्शन ऑफ ट्रांसफर्ड असेट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पहले अपन मतलब समझ लेते हैं फिर रीड कर लेंगे। ठीक है, मान लो कि मेरे स्पाउस ने मेरे को एक असेट दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, अब उससे इनकम जनरेट हो रही है और वो इनकम उसके हाथ में क्लब हो रही है। ठीक है,
बट उस इनकम से मैंने एक दूसरा असेट खरीदा, ठीक है, और उस असेट से भी क्या हो रही है, समझ में आया? जैसे मान लो कोई भी असेट हो सकता है ना, तो मान लो शेयर्स, ठीक है, शेयर्स पहले उसने मुझे ट्रांसफर कर दिए विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो मेरे हाथ में जो डिविडेंड आ रहा है वो टैक्सेबल हो रहा है उसके हाथ में, राइट? बट जो डिविडेंड आया उससे मैंने नए शेयर्स खरीदे, अब नए शेयर से जो इनकम आएगी बेटा वो मेरी है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? इसको पढ़ो एक बार, इसका मीनिंग भी लिखवा दूंगी मैं, है ना? It may be noted that income from the assertion of the transferred asset is not to be clubbed with the income of the transferor. That is, income arising on transferred asset alone shall have to be clubbed. Income earned by investing such income, मुझे जो शेयर से डिविडेंड मिल रहा था उसको मैंने फर्दर इन्वेस्ट करके एक और असेट खरीदा जिससे मुझे और इनकम आने लगी, तो वो जो फर्दर इनकम आ रही है वो क्लब नहीं होगी, वो मेरे ही हाथ में टैक्सेबल होगी। समझ में आया? ठीक है, इसको अभी अपन नोट्स में लिखेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट मैं लिखवा दूंगी सिंपल लैंग्वेज में। एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब एक बार रीड कर लो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है ना? कि मतलब हम अपने वाइफ से प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, इसीलिए हमने वो दिया, ठीक है, तो एडिक्वेट कंसिडरेशन है नहीं, ठीक है। Therefore, where the asset is transferred without adequate consideration, income of the asset will be clubbed in the hands of the transfer. बहुत सिंपल पॉइंट है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? Transferred asset invested in the business, where the asset transferred directly or indirectly by the individual to his spouse are invested by the transferee in the business, ठीक है ना? अब असेट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि मेरी ज्वेलरी शॉप है और मेरे हस्बैंड ने मुझे ज्वेलरी दी है और वो मैंने अपने बिजनेस में रख दी, इन्वेस्ट कर दी इन द बिजनेस, या कुछ भी। मेरे को एक बिल्डिंग दी है, वो बिल्डिंग मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। अब उससे जो इनकम आएगी वो कैसे आएगी, किस फॉर्म में आएगी? तो वो तो असेट तो बिजनेस में लग गया ना, तो अब लॉ क्या कहता है, उस एसेट से जो इनकम जनरेट होगी वो इंडिविजुअल के हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में क्लब होगी। तो वो एसेट तो मुझे मिला और वो मेरे बिजनेस में लग गया, तो उससे कैसे इनकम जनरेट होगी? बिजनेस इनकम जनरेट होगी ना। समझ में आया? मान लो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे 5 लाख का असेट गिफ्ट किया, बिल्डिंग, और प्लस 5 लाख मैंने अपना कैश लगाया, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी फर्म में 10 लाख है। टोटल कैपिटल मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख की बिल्डिंग, 5 लाख का कैश। अब मुझे प्रॉफिट पहले साल का जनरेट हुआ 1 लाख, ठीक है। तो प्रपोर्शनेटली कैपिटल का प्रपोर्शनेट आधा प्रॉफिट तो मेरे ही पैसों का है, बाकी आधा प्रॉफिट उस 5 लाख की बिल्डिंग का है, ठीक है, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है। तो आधा 50,000 उसके हाथ में क्लब होगा, 50,000 मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। समझ गए? पक्का कि कंफ्यूजिंग है? नहीं है कंफ्यूजिंग, आ गया समझ में? चलो देखो, where the asset transferred directly or indirectly by an individual to his spouse are invested by the transferee in the business, proportionate income arising to the transferee from such investment is to be included in the total income of the transferor। ठीक है, क्या हुआ कृष्णा, हंसी क्यों आ रही है तुझे? कौन सा एग्जाम्पल? ठीक, मेरा एग्जाम्पल देखो ध्यान में आ रहा है। अब मैं हस्बैंड वाइफ वाले एग्जाम्पल दे पाती हूँ ना।
पहले जब मैं डीटी पढ़ाती थी तो अपना एग्जाम्पल नहीं दे पाती थी. If the investment is in the nature of contribution of capital, ठीक है, proportionate interest receivable by the transferee from the firm will be clubbed with the income of the transfer. ठीक है, such proportion has to be computed by taking into account the value of aforesaid investment as on the first day of the previous year. जो टोटल इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द बिजनेस, उसमें से स्पाउस का दिया हुआ पैसा कितना है या स्पाउस का दिया हुआ असेट कितना इन्वेस्टेड है. ठीक है, टू द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस और बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म एज अ पार्टनर एज द केस मे बी बाय द ट्रांसफरी ऑन दैट डे. या तो आप फर्स्ट डे का देखोगे या फिर अगर बीच में कंट्रीब्यूट किया है तो उसके हिसाब से देखोगे. ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी. Mr. Vaibhav started a proprietary business on 1/4/2022 with a capital of 5 lakh. He incurred a loss of 2 lakhs during the year 22-23. To overcome the financial position, his wife, Mrs. Vaishali, a software engineer, gave a gift of 5 lakhs on 1/4/2023, which was immediately invested in the business of Mr. Vaibhav. ठीक है, तो इंडिविजुअल कौन है, वैशाली. उसने अपने स्पाउस को 5 लाख का गिफ्ट दिया है. ठीक है, और वो गिफ्ट क्या हो गया, इन्वेस्ट हो गया इन वैभव बिजनेस. अब 23-24 में आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट बिजनेस ने अर्न कितना किया, 4 लाख. कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिसेस वैशाली फॉर असेसमेंट है 24-25. चलो बताओ. 2 lakhs. नहीं, ध्यान से करो, ध्यान से, थोड़ा सा अकाउंटिंग वाला भी दिमाग लगाओ. लॉस कैपिटल में से क्या हो जाता है, ये तो पिछले साल का है ना, 5 लाख का कैपिटल. ये 1 अप्रैल 22 का कैपिटल है, इसी को तुम लोग क्लोजिंग कैपिटल मान ले रहे हो और अगले साल का ओपनिंग कैपिटल मान ले रहे हो. नहीं ना. हाँ, 5 लाख -2 लाख, तो वैभव का पहले से कैपिटल कितना था, प्लस 5 लाख और जुड़ा तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस कितना है, 8 लाख. ठीक है, अब इस प्रपोर्शन में 3:5 के रेशियो में क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 × 5 करोगे तो वैशाली का प्रपोर्शन आ जाएगा. ठीक है, हाँ. आया समझ में, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से. हाँ, प्रपोर्शनेट वाला. ठीक है, देखो चार्ट बना के प्रेजेंट किया है, तुम लोग अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन करना. ठीक है, चलो ये सेक्शन हो गया, इसको लिखते हैं. हेडिंग डाल लो सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4. ठीक है, उसमें नाम में हेडिंग डालना असेट ट्रांसफर टू स्पाउस. ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना अदर देन हाउस प्रॉपर्टी या अदर देन एचपी. तीन लोग एब्सेंट है, कोई ऑनलाइन भी नहीं है आज. अच्छा,
रिया की भी तबीयत खराब। अभी मौसम चेंज हो रहा है, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। सब बीमार हो रहे हैं, फाउंडेशन वाले बैच में भी बहुत लोग बीमार हैं। ठीक है, बाहर का मत खाना, फुल्की चाट। ठीक है, लिखा ट्रांस से ट्रांसफर टू स्पाउस ब्रैकेट में अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसके अंदर लिखो इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट, है ना। ऊपर वैसे लिख दिया है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे भी लिखना है तो यहाँ पर भी लिख लो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में। टू हिज और हर स्पाउस, टू हिज और हर स्पाउस without consideration, or for low consideration, without consideration or for low consideration, then income from such asset, then income from such asset is received by spouse, ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफरी, is received by spouse transferee, but taxable in the hands of, but taxable in the hands of transferor. ठीक है, इसमें नोट डालेंगे अपन, नोट डाल के पॉइंट नंबर 1 डालना। अब देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर टू द स्पाउस, है ना। तो ट्रांसफर करते टाइम और इनकम जनरेट करते टाइम हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ट्रांसफर किसको किया जा रहा है, स्पाउस को। वुड बी स्पाउस नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, या वो स्पाउस नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखो above provision is applicable, above provision is applicable only if, only if relationship of husband and wife exist at the time of, exist at the time of transfer of asset, exist at the time of transfer of asset, as well as at the time of generating the income. Transfer of asset as well as at the time of, at the time of generating the income. सेकेंड पॉइंट वो लिव अपार्ट वाला लिखेंगे। चलो पॉइंट नंबर 2, the above provision is applicable, the above provision is applicable if asset transferred, sorry not लिख लेना, is not applicable, the above provision is not applicable if asset transferred in connection, in connection to live apart.
ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। एसर्शन वाला पॉइंट लिखवा दूं ना मैं तुम लोग को? लिखो इफ, हाँ थर्ड पॉइंट डाल लो। वो असर्शन वाला पॉइंट दिया था ना कि असेट की इनकम से फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट वाला, वो लिखवा दे, ठीक है। इफ ट्रांसफरी, if transferee spouse, if transferee spouse further invests income generated, further invests income generated from transferred asset, then income arising from, income arising from such further investment, then income arising from such further investment will not be clubbed, will not be clubbed। इससे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। और एक अपन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस वाला पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर कौन सा? 4। इफ ट्रांसफरी स्पाउस invests, if transferee spouse invests transferred asset, एक सेकेंड हो, हेलो मम्मा, क्लास ले रही हूँ अभी। हाँ, क्या लिखवाया मैंने? ट्रांसफरी स्पाउस इन्वेस्ट transferred asset the business in the business then proportionate income, then proportionate income from such business, then proportionate income from such business will be clubbed in the hands of, will be clubbed in the hands of transferor, ठीक है। इसमें एक चीज और लिखना तुम लोग,
जो प्रपोर्शन कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे? ये लिख, ये स्क्रीन छोटी दिखने लगी है ना। ये हो गया है अच्छे से। नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़े, मॉड्यूल में आओ, सेक्शन 64(1)(7) मिलेगा। ना इसमें सीक्वेंस में नहीं दिए हुए हैं, वरना बीच में वो सन्स वाइफ वाले पॉइंट्स हैं। एक काम करते हैं, अपन पहले 64(1)(6) पढ़ लेते हैं। अभी अपन ने कौन सा पढ़ा? 4 है ना, 4 पढ़ा। उसके बाद 6 बिल्कुल सेम है, बट वाइफ की जगह सन्स वाइफ है बस, मतलब स्पाउस की जगह सन्स वाइफ है। ठीक है, और 7 और 8 बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अपन पहले यही वाला कर लेते हैं। देखो, 3.2 क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ लिखा हुआ है। उसमें सबसे पहले सेक्शन 64(1)(6), इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ from the asset transferred without adequate consideration by father-in-law or mother-in-law, मतलब बहू के नाम पे ट्रांसफर किया without adequate consideration। ठीक है, देखो, asset transferred without adequate consideration, where an asset is transferred directly or indirectly by an individual to his or her son's wife without adequate consideration, the income from such asset is to be included in the income of the transferor। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन डाला गया नहीं? क्यों नहीं डाला? क्योंकि सेक्शन 27 में कवर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कवर कर लिया। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी हो चाहे कोई और एसेट हो, अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, है ना, किसने किसको ट्रांसफर किया है? मिस्टर जीपी ने अपनी बहू को ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो कोई भी एसेट, एनी एसेट यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। एनी एसेट विदाउट
एडिक्वेट कंसिडरेशन, है ना। तो इनकम रिसीव किसके हाथ में होगी? बहू के हाथ में। पर टैक्सेबल किसके हाथ में होगी? मिस्टर जीपी के हाथ में। और मिस्टर जीपी की जगह मिसेस जीपी ने भी किया होता तो भी सेम ही होता। ठीक है ना। जब लिखवाऊंगी तो ये बना भी लेना तुम लोग। पहले पढ़ लो इसको एक साथ मेरे साथ। छोटा सा है पॉइंट। वही लिखा है, वेयर द असेट इज ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये तो पढ़ लिया ना अपन ने। सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं। फॉर दिस पर्पज वेयर द असेट ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर सन्स वाइफ आर इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफरी, मतलब बहू, in the business, proportionate income arising from such investment is to be included in the total income of the trust. Same point, है ना। If the investment is in the nature of contribution of capital, तो proportionate interest का भी पार्ट जो होगा वो क्या होगा? ट्रांसफरर के हाथ में क्लब होगा। ठीक है। प्रॉफिट का तो होगा ही, इंटरेस्ट का भी होगा। और वही प्रपोर्शनेट फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का कैपिटल देखिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो हेडिंग डालो, सेक्शन 64(1)(6). डाल लिया। हेडिंग में लिखो असेट ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ। असेट ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ। अच्छा, सन्स वाइफ का ही क्यों पॉइंट बनाया है? सन का क्यों नहीं बनाया? डॉटर का क्यों नहीं बनाया? माइनर चाइल्ड का बनाया है, वो अभी अपन पढ़ेंगे। माइनर चाइल्ड में सन हो, डॉटर हो, कोई भी हो, ठीक है। बट यहाँ तो माइनर सन्स वाइफ नहीं लिखा है ना। ठीक है, यहाँ तो वो मेजर ही है। ठीक है। बट यहाँ पर मेजर बच्चों का मतलब मेजर सन और मेजर डॉटर का कोई क्लबिंग में प्रोविजन नहीं है। क्यों? उनको इनहेरेंट होते हैं असेट्स। बट इनकम बचाने के लिए भी तो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इनहेरेंट तो आफ्टर डेथ होंगे ना। क्यों? देखो, बहुत पुराना लॉ है। ठीक है, समझना। जो पहले के टाइम में, बहुत पुराने जमाने में अपन जाएं अगर, ठीक है, तो ज्यादातर जो मेल होते थे वही काम करते थे। ठीक है। और जो वाइफ होती थी वो हाउस वाइफ होती थी जनरली। ठीक है। और जो सन वाइफ होती थी वो भी हाउस वाइफ ही होती थी। ठीक है। पर जो बेटा होता था उसकी तो खुद की भी कमाई होती थी। उसके हाथ में अगर ट्रांसफर करेंगे तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा टैक्स का, क्योंकि वो खुद भी कमा रहा है पैसे। समझ में आया? तो उसको भी ट्रांसफर कर देंगे तो भी टैक्सेबिलिटी ज्यादा ही आएगी। अपने हाथ में भी रखेंगे तो भी टैक्सेबिलिटी। फायदा कहाँ है? उसके हाथ में ट्रांसफर करो जो पैसे नहीं कमा रहा है। तो जनरली कौन नहीं कमा रहा होता था पहले के टाइम में? हाउस वाइफ नहीं कमा रही होती। ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता था कि या तो वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं या तो सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। और डॉटर को क्यों नहीं कर रहे थे ट्रांसफर? क्योंकि बेटा डॉटर तो दूसरे घर चली गई ना। ठीक है। उसके नाम पे ट्रांसफर किया तो भैया उसका हस्बैंड ही हड़प लेगा प्रॉपर्टी। ठीक है। डाउरी समझ लेगा वो उसको। ठीक है ना, कि ये तो अब हमारा ही हो गया। तो वैसे भी नहीं होता है, डॉटर को भी नहीं ट्रांसफर करते। ठीक है। तो इसीलिए लॉ ही वैसा उस टाइम का वैसा बना कि सिर्फ स्पाउस और सन्स वाइफ को कवर किया। ठीक है ना। अब हो सकता है कि सन वाइफ भी कमा रही हो, ठीक है, और खुद की वाइफ भी कमा रही हो, तो वैसे भी क्लबिंग के प्रोविजंस उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं हो जाएंगे अगर दोनों ही कमा रहे हैं तो, क्योंकि दोनों के हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है।
चलो लिखो, if any individual if any individual transfer any asset if any individual transfer any asset to son's wife to son's wife without consideration or for low consideration, then income from such asset is received by son's wife is received by son's wife, but taxable in the hands of ट्रांसफरर. ट्रांसफरर के सामने ब्रैकेट में लिखना फादर इन लॉ और मदर इन लॉ. ठीक है, इसको ड्रॉ करो, फिर नोट लिखवाती हूँ दो. बना लिया सबने? इसमें नोट नंबर 1 लिखो. नोट नंबर 1 लिखो. The above provision is applicable only if relationship of mother-in-law oblique father-in-law, relationship of mother-in-law or father-in-law and daughter-in-law exist at the time of transfer of asset exist at the time of transfer of asset as well as at the time of generating the income. ठीक है. और सेकेंड नोट में ना वो जो ऊपर प्रोपोर्शनेट इनकम वाला नोट डाला था ना, उसमें वैसे ही लिख लो, सेम एज
हाँ मतलब सेम एज पॉइंट नंबर डाल लो जो ऊपर डाला है। पॉइंट नंबर जो भी डाला है ऑफ लास्ट सेक्शन ऐसा लिख लो तो याद रहेगा तुम लोग। चलो अब पेज नंबर 4.11 ऑफ द मॉड्यूल में ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये थर्ड नंबर वाला ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, एंड ये सेकेंड नंबर वाला नीचे ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। ये दोनों बात वही करते हैं, बस स्पाउस और सन्स वाइफ का फर्क है। दोनों सेक्शंस को पढ़ लेते हैं, दोनों को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर किसी भी पर्सन ने किसी और को ट्रांसफर किया है एसेट, ठीक है, पर उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? स्पाउस को, ठीक है। तो फिर जो पैसा जितना बेनिफिट स्पाउस को मिल रहा है वो क्लब हो जाएगा किसके हाथ में? ट्रांसफरर के हाथ में, ठीक है। ये बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है ना कि जो पर्सन है, ठीक है, उसने अपने बच्चे के सन को एसेट ट्रांसफर किया, पर इस शर्त के साथ किया कि इसका जो रेंट आएगा उसका तुम 50% अपनी माँ को दोगे, ठीक है। तो बेनिफिट किसको मिल रहा है? माँ को मिल रहा है, मतलब इंडिविजुअल जिसने ट्रांसफर किया था, ठीक है ना। फादर फादर ने अपने बेटे को ट्रांसफर किया, सन को, घर, पर इस शर्त के साथ किया कि इससे जो रेंट आएगा उसका 50% चला जाएगा किसको? इसकी मदर को, मतलब इसकी स्पाउस को, राइट, ठीक है। तो यहां पर क्लबिंग होगी फादर के हाथ, ठीक है। देखो, ऑल इनकम arising directly or indirectly to any person or association of person from a asset transferred directly indirectly to any such person or association of persons by an individual without adequate consideration is includable in the income of individual to the extent such income is used by the transferee for the immediate or deferred benefit of the transferor spouse. फिर से बताती हूँ, ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन, ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन, ठीक है, फ्रॉम द असेट ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू सच पर्सन बाय एन इंडिविजुअल विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ये घर कैसे ट्रांसफर हुआ है? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इज इंक्लूडेबल इन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब फादर, टू द एक्सटेंट such income is used by the transferee for immediate benefit of the transferor's spouse, ठीक है। मतलब ये 50% का बेनिफिट किसको मिल रहा है? ट्रांसफरर की स्पाउस को। तो ये 50% क्या होगा यहाँ पर जाकर? क्लब होगा। बताओ, आया समझ में? ठीक है ना, लॉ को ब्रेक कर करके पढ़ना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। पक्का समझ में आया? इसको लिखते हैं अभी इजी लैंग्वेज में अपन। इसके नीचे वाला भी पढ़ो, ऑल इनकम अराइजिंग, ठीक है, टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द असेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन to such person or association of person by an individual will be included in the total income of the individual
to the extent such income is used by the transferee to the immediate or deferred benefit of transferor's son's wife. ठीक है, यहाँ पर बस स्पाउस की जगह किसको खड़ा कर दिया अपन ने, सन्स वाइफ को. ठीक है, समझ गए क्या? पक्का से समझ में आ गया? चलो इन दोनों, हाँ करो करो. हाँ, क्योंकि क्या लिखा है, will be included in the total income of the individual. Last three lines देखना है ना, will be included in the total income of the individual to the extent such income is used by the transferee for the immediate or deferred benefit of the transferor's son's wife या benefit of the transferor's spouse. ठीक है, तो कितना क्लब होगा, टू द एक्सटेंट उनके बेनिफिट के लिए यूज हो रहा है. बाकी का 50% तो सन के हाथ में या जिस भी पर्सन को ट्रांसफर किया उसके हाथ में. ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ अभी. सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7, सॉरी 7 है, क्लॉज 7 ऑब्लिक क्लॉज 8 दोनों साथ ही में लिख लेंगे तो एक ही साथ लिख लेंगे. सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 ऑब्लिक 8 ऐसा कर. 7 और 8 रोमन नंबर में लिखना है ना. हेडिंग डालना, asset transferred to any person, asset transferred to any person for the benefit of spouse, for the benefit of spouse or son's wife, or son's wife. लिखो, if individual transfer any asset to any person, without consideration or for low consideration. Then income from such asset such asset is received by transferee, ब्रैकेट में लिखना एनी पर्सन, is received by transferee, ब्रैकेट में क्या लिखा, एनी पर्सन, but
will be taxable in the hands of transferor, will be taxable in the hands of transferor to the extent, to the extent such income is, to the extent such income is used by the transferee, to the extent such income is used by the transferee for the benefit of, to the extent such income is used by the transferee for the benefit of transferor's spouse, transferor's spouse, oblique son's wife, ट्रांसफरर स्पाउस ऑब्लिक सन्स वाइफ। एक बार रीड कर लो, क्लियर है सारी चीजें? मैं बना देती हूँ पहले, फिर तुम लोग उसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है? यहाँ पर असेट ट्रांसफर किया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब इससे जो इनकम आ रही है, इससे जो इनकम आ रही है वो रिसीव किसके हाथ में हो रही है? सन के हाथ में, ठीक है? बट 50% मान लो यूज फॉर बेनिफिट ऑफ मिसेस जीपी, ठीक है? क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये जो 50% है ये जाकर क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी इन हैंड्स ऑफ मिस्टर जीपी। यहाँ पर 100% इसको रिसीव हो रही है, 50% ऑफ सच इनकम इज यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ मिसेस जीपी, तो 50% क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जीपी। बाकी 50% विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सन। मिसेस जीपी या ऑब्लिक करके बहू लिख लेना। रिवोकेबल ट्रांसफर वाला होगा तो वो वैसे भी वो पूरा का पूरा इसी के हाथ में क्लब होगा ना। रिवोकेबल ट्रांसफर वाले में तो 100% ट्रांसफरर के हाथ में क्लब होता है, तो फिर ये लगाओगे ही क्यों? फिर तो 100% मिस्टर जीपी के हाथ में टैक्सेबल होगा ना। ये हो गया ना अपना पूरा।
चलो, बना लिया है ना। कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे। 3 सेक्शंस बचे हुए हैं इसमें। इसमें से 2 तो सिंपल सिंपल ही है, माइनर चाइल्ड और एचयूएफ वाला। एक बहुत मजेदार है, क्रॉस ट्रांसफर। वो अच्छा सेक्शन है, मतलब दिमाग लगाने वाला। कल कंप्लीट कर। इसके एक होमवर्क दे रही हूँ। इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना मॉड्यूल में, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, उसका आंसर लिख कर लाना।